हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सतीश यादव। मैं CPO 2019 एग्ज़ाम का एस्पिरेंट हूँ और सक्सेसफुली अपना मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर चुका हूँ। मेरा मेडिकल अजमेर सेंटर पर किया गया था। इस एग्ज़ाम में मेरे प्री में 128 और मेंस में 182 मार्क्स थे, जिसका स्क्रीनशॉट मैं ऊपर वीडियो में दिखा दूँगा। मेरे टोटल 310 मार्क्स है और मैं DV के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ और लास्ट स्टेप मेरिट बचती है। तो इस एग्जामिनेशन में जो मेडिकल का प्रोसेस जो यूज किया गया था, उसके रिगार्डिंग जो भी इश्यू होते हैं, जो कंसर्न होते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि ये लास्ट एक स्टेप है जो आपने इतनी मेहनत से फिजिकल किया है, रिटर्न किया है, उसके बाद यदि मेडिकल में कुछ भी इश्यू होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सेटबैक करने वाला होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पहली स्टेप से। जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स में उसमें लेके जाने हैं, एक एडमिट कार्ड होगा आपका, उसके साथ 4 फोटो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है और एक आईडी लेके जानी है। कोई भी आईडी लेके जानी है, उसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइसेंस लेके जाना है। आप आईडी के रूप में कुछ भी लेके जा सकते हो। दोस्तों, मैं स्पेसिकली अजमेर सेंटर के एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा फिजिकल और मेडिकल दोनों ही गोल्फ कोर्स 1 रोड जो था उस पर हुआ था और उसी में ही मेडिकल होता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको सुबह रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे का है, तो आप यदि लेट भी जाते हो तो भी ऐसा कुछ इशू नहीं है, आप थोड़ा बहुत लेट भी हो सकते हो। 7 या 8 बजे तक एंट्री कर देंगे, वो इतने कोऑपरेट होते हैं। एंट्री करने के बाद आपको वहाँ पर जो स्टेडियम की जो चेयर्स होती है उस पर बैठा दिया जाता है। बैठाने के बाद आपको अटेंडेंस फॉर्म दिया जाता है जो SSC की तरफ से जारी होता है, और वो एक 5 से 7 पेज का एक परफॉर्मा देते हैं। उसमें अपने डिटेल्स भरनी है, फादर्स नेम भरनी है, जो भी अपनी डाटा होता है वो भरना है। उसमें इवन ये तक पूछा जाता है कि आपके कितने बहन भाई हैं, और यदि उनकी कुछ डेथ हुई है तो उसके क्या रीज़न है, या फिर जो पेरेंट्स की डेथ हुई है, या फिर जो भी उसमें डाटा रहता है वो सारा का सारा फिल करना होता है। आपको एक इस तरह की एक रिस्ट दी जाती है, जिसको जैसे फिजिकल में चेस्ट नंबर दिया जाता था, उसमें आपको एक इस तरह की एक रिस्ट दी जाती है जो हाथ पे बांधनी पड़ती है इस प्रकार। और ये दोस्तों, ये परमानेंट होती है। ये एक बार लॉक होने के बाद आप इसको अनलॉक नहीं कर सकती, टूट कर ही बाहर निकलती है। तो ये आपका उस समय चेस्ट नंबर रहेगा, इससे बोला जाएगा आपको जो एडमिट एंट्री है जो भी है उसको आप इस नंबर से याद किया जाएगा। देखो, मेरे 38 था वहाँ पर। उसके बाद आपको सबको अटेंडेंस होने के बाद, फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद, बस में बैठा के जो भी अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगा जिस भी सेंटर पे, वहाँ पर लेके जाया जाएगा। उसमें जाके आपको लाइन में लगा के वो वहाँ पर 3 टेस्ट करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ पर होगा आपका एक तो एक्सरे होगा सबसे पहले। एक्सरे होने के बाद आपका यूरिन होगा और ब्लड होगा। एक्सरे में मैं बता देता हूँ स्पेसिकली क्या देखते हैं, जो आप पहले ही अपने चेक करवा लिए। यदि कुछ इशू हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कर ले और उसकी दवाई ले ले। चेस्ट में हमारे यहाँ पर एक्सरे में कंजक्शन हो जाता है, जो एक जमाव सा इकट्ठा हो जाता है यहाँ चेस्ट के आसपास फेफड़ों पे, तो उसको इशू बनाते हैं। यदि वो होता है तो उसको ज़्यादा वो देखते हैं एक्सरे में। और उसके बाद ब्लड में और यूरिन में। ब्लड में देखते हैं ज़्यादातर कोई जैसे हीमोग्लोबिन लेवल भी देखते हैं, और कोई हेरिडिटरी जो भी डिजीज होती हैं उसको बारे में जानकारी देखते हैं, कोई डिजीज तो नहीं है। यूरिन में देखते हैं शुगर है या फिर और कुछ उसमें जो कंपोनेंट होते हैं जो भी होते हैं उनको एक्चुअल रेंज में। हॉस्पिटल में ये सारे टेस्ट करवाने के बाद आपको मेडिकल कैंपस में दोबारा लेके आया जाएगा जहाँ आपका मेडिकल हो रहा है। वहाँ पर आपके अटेंडेंस होने के बाद आपको ग्रुपिंग की जाती है, और ग्रुपिंग करने का काम सिर्फ और सिर्फ करता है कमांडेंट। और इसमें रैंडमली ग्रुपिंग की जाती है, जैसे आपके जो सीक्वेंस वाइज है उसमें कुछ नहीं, कमांडेंट अपनी इच्छा से ओड से करता है शुरुआत। कैसे भी करके आपको तीन डॉक्टरों के पास 20-20 के ग्रुप में बांट दिया जाता है, और उसके बाद का प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है और वो जल्दी उसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको हमारे जो डॉक्टर आया था उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, लक पे डिपेंड करता है। क्योंकि अजमेर सेंटर में 2 डॉक्टर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और एक डॉक्टर काफ़ी लीनियंट था। वो लगभग सबको पास कर रहा था, और 2 तो थे वो किसी को भी पास नहीं कर रहे थे। लगभग सोच रहे थे कि किसी न किसी तरह से पॉइंट बनाया जाए। लाइन में खड़ा करने के बाद सबसे पहले वो आपकी नोकनी चेक करते हैं। नोकनी में आपको जो पंजे हैं उसको एक लीनियर आपको उस समांतर पोजीशन में रख के, और आपके जो घुटने हैं वो मिलने नहीं चाहिए। यदि वो मिलते हैं तो कुछ इशू बन सकता है। यदि थोड़ा सा भी गैप रहता है, माइनर सा भी गैप रहता है, तो वो आपको उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी।
उसके बाद दोस्तों वो फ्लैट फुट चेक करते हैं। फ्लैट फुट में वो कैसे चेक करते हैं, वो आपको आपके जो पैर को ऊपर करने के लिए बोलते हैं और पीछे करके ऐसे उसको इस थोड़ा टाइट करना है, जिससे उसका जो उभार है वो अच्छे से दिख जाए। फ्लैट फुट होने के बाद, फ्लैट फुट में चेक करने के बाद वो आपको अगला पॉइंट देखते हैं, वो आपको थोड़ा जंप करने के लिए बोलते हैं, कम से कम 10-15 बार अच्छे ऊंचे ऊंचे जंप करने के लिए, ताकि वो आपको फिर पंजे पर खड़े करने के लिए बोलते हैं। और पंजे पर खड़े करने के बाद वो आपकी देखते हैं वेरिकोस वेन, जो पीछे अपने यहाँ पर घुटने के पास जो वेन्स हो जाती है, जो नीली नीली नसें उभर आती है, उनको वेरिकोस वेन बोलते हैं और उनको वो देखते हैं। वेरिकोस वेन को देखने के बाद वो आपको, उसके बाद दोस्तों वो आपके अपर बॉडी पार्ट को चेक करते हैं, जैसे आपके हाथों को देखते हैं। और हाथों को देखने के बाद आपके हाथों को देखते हैं, हाथों में जो भी ज़्यादा वो डिपेंड करता है आपका सैल्यूटिंग हैंड पे। सैल्यूटिंग हैंड जो आपका ये हैंड होता है, उसमें आपको किसी प्रकार के, जैसे आंगली है ये एक साथ होनी चाहिए, या फिर ये थोड़ी टेढ़ी हो रही है, आगे जा रही है, या फिर कुछ भी इनमें मुड़ाव है, किसी प्रकार की भी दिक्कत है, इसको जो राइट हैंड है अपने, उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। और दोस्तों मैं टैटू के बारे में बताना चाहूँगा। राइट हैंड पे टैटू को बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं। यदि छोटा है या फिर कुछ ज़्यादा छोटा साइज़ है तो वो चल सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा साइज़ है और किसी प्रकार की वैसा जो बना रखा है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए आप पहले ही कंसल्ट करके, जहाँ भी वो उसको बर्न किया जाता है, उसको आप उसको जलवा के और उसको थोड़ा सा अच्छे से इम्प्रूव हो जाए, इसलिए पहले ही उसको आप डॉक्टर से दिखा के उसको ठीक करवा लें। कैरिंग एंगल का बताना चाहूँगा दोस्तों। कैरिंग एंगल जो मैं पहले जहाँ भी गांव में डिस्कस करता था किसी प्रकार, तो वो लगभग सब बच्चे बताते थे कि कैरिंग एंगल बन सकता है, क्योंकि इतनी ना तो उनको जानकारी होती थी एक्चुअल में कैरिंग एंगल होता क्या है। तो आप भी किसी प्रकार की इस प्रकार के भ्रम में ना पड़े कि जो भी कह दे उसको मान ले। मैं बताना, वो बताते हैं कि भाई कैरिंग एंगल में ऐसे ये कोहनी मिलनी नहीं चाहिए। अब देखो ये मेरी कोहनी मिल भी रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोहनी मिल रही है तो कैरिंग एंगल हो ही जाएगा। कैरिंग एंगल में यदि आपको कुछ डाउट लगता है तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचेंगे स्केल से, बिल्कुल ऐसे जाती हुई ऐसे जाएगी, और ये जो आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है ये वाली हड्डी, इस हाथ के बीचों बीच ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ तक आएंगे। ये दोनों लाइनें जो क्रॉस करेगी वो एंगल देखेंगे। और बहुत कम बच्चों में ऐसा कुछ होता है, कैरिंग एंगल वगैरह बनता है, तो इतने ज़्यादा कुछ इस पर ज़्यादा डाउट करने की इतनी कुछ ऐसी ज़रूरत है नहीं। दोस्तों एक थोड़ा मेजर जो पॉइंट बनता है और उसको लगभग सब मिस करते हैं, वो करते हैं आपके कंधों का साइज। ये कंधों का साइज बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, एक भी यदि नीचे है एक ऊपर है तो वो इशू बन सकता है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। क्योंकि जो जैसे ये कंधे हैं, ये इस पर थोड़ा सा वजन आता है, जोर आता है, तो ये कंधा का उतरना बोलते हैं अपने गाँव की भाषा में, तो ये ज़्यादा उस पर इशू बनता है, इसको आप ज़रूर ध्यान दें। उसके बाद दोस्तों दांतों को देखते हैं। दांतों में आपको किसी प्रकार की गुटखा वगैरह से ख़राब नहीं होने चाहिए, पीले नहीं पड़ने चाहिए, या फिर स्मेलिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, या फिर जो दांतों में कीड़ा लग जाता है, जाड़ में लग जाता है, वो प्रॉपर पॉइंट्स होने चाहिए। उसको अच्छे से आप साफ़ सफाई करवा के जाएँ, या फिर उसमें जो भी रिफिलिंग वगैरह है उसको ठीक से मेंटेन करके जाएँ। इसके बाद दोस्तों आपकी जो आंखें हैं उनको चेकअप किया जाता है, और जो काफ़ी सीरियस और काफ़ी अच्छा पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। सबको ज़्यादातर आंखों की ज़्यादा इशू होता है, तो आंखों में वो करते कैसे हैं, पहले तो एक पेन से आपको स्क्विंट चेक किया जाता है कि दोनों आंखें सही मूवमेंट कर रही है या नहीं, एक साथ मूवमेंट कर रही है। स्क्विंट का मतलब एक आंख इधर देखती है, एक इधर देखती है, तो उस प्रकार से चेक करने के लिए वो पेन से करते हैं, और इस बोलते हैं कि पेन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और पेन को ऐसे रोटेट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो पेन के द्वारा आपका स्क्विंट को चेक किया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं विज़न, और विज़न में आपको सबसे ज़रूरी जो बातें याद रखनी है वो है आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, एकदम काम और कूल रहना है, क्योंकि उसमें घबराहट से आप कुछ न कुछ गलती कर देते हैं जो कि बाद में इशू बन जाता है, जो मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। विज़न में वो सबसे पहले एक जो 6x6 के लिए जो बेसिक डिस्टेंस होती है उस पर आपको खड़ा कर देते हैं, और आगे एक चार्ट लगा रहता है, और वो उसका जो एक असिस्टेंट होता है डॉक्टर का, वो आपकी पहले तो वो सबसे पहले आपको ऐसे कुछ पढ़वा के देखेंगे, उसको नज़दीक वाला बोलते हैं, जो आपको ऐसे कुछ भी लाइंस होंगी इंग्लिश की, जो उसको 5 से 10-15 सेकंड तक पढ़वाते हैं ऐसे। उसके बाद आपकी एक आंख को ऐसे किसी कागज़ के द्वारा ऐसे ढक लिया जाता है, ऐसे ढक लेते हैं, और फिर दूसरी उस आंख से चेक करवाते हैं जो टोटल लाइंस होती हैं उनको, और उसके बाद आपकी दूसरी आंख को ऐसे कर लेते हैं, और उस दूसरी आंख के द्वारा आपको विजन पूरे चेक करवाया जाता है। पूरी उसको आपको स्पीक करनी पड़ती है, थोड़े लाउडली और क्लियरली बोले, जिससे कोई भी किसी प्रकार का डाउट ना रहे।
दोस्तों वो देखते हैं आपको आपके नाक को, नोज़ में आपको एक काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे रहे थे अजमेर में, जो काफ़ी बच्चों को इशू हो रहा था, वो बोलते हैं डीएनएस। डीएनएस बोलते हैं जो अपनी ये बीच की हड्डी होती है, डेविएटेड नोजल सेप्टम, जो आपकी टेढ़ी हो जाती है। इस प्रकार से वो टॉर्च से देखते हैं ऐसे करके, और मशीनों का किसी प्रकार का भी यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद दोस्तों वो देखते हैं आपकी बीपी को, ब्लड प्रेशर को, और जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई थी और वो पॉइंट बढ़ा भी रहे थे बीपी में। मेरे भी कई दोस्तों का इसमें पॉइंट बना था बीपी को। वहाँ पर जो वो मशीन्स होती हैं जहाँ पर ये हाथ में लगा के ऐसे मापते हैं और उससे ऐसे दबा के उसको मेजर करते हैं। तो बीपी को आपको यदि कुछ लगता है, बीपी मेजर करते रहें, और उसके बाद यदि आपको लगता है तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि कुछ टेबलेट्स वगैरह आती है तो आप पहले ही उसको ले लें, जैसे भी बैग में रख ले या किसी प्रकार से, क्योंकि बीपी का फिर पॉइंट बन जाता है तो उसमें बाद में घबराहट से बीपी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाता है, जो नेचुरल होता है उससे भी ज़्यादा होने लग जाता है बीपी के बाद। इसके बाद दोस्तों लास्ट में वो आपके जो इंटरनल पार्ट है, जो आप इंटरनल पार्ट है उनको चेक करते हैं। उनमें जो फोर स्किन को आगे पीछे अच्छे से मूवमेंट होना चाहिए, हाइड्रोसील जो है, जो पानी जो हो जाता है टेस्टिस में, और वेरिकोसील बोलते हैं उसको, जो वेरिकोज वेन अलग होती है, वेरिकोसील बोलते हैं। आप गूगल करोगे तो इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। उसमें जो लेफ्ट टेस्टिस है उसकी जो वेन्स होती है वो बाहर की तरफ उभार हो जाता है और नीली हो जाती है, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है, उसको आप एक बार चेक करवा लें। डीएनएस के लिए दोस्तों यदि आपको कुछ डाउट है या फिर किसी प्रकार का कुछ ऐसा लगता है, जो डॉक्टर से, ईएनटी वाले डॉक्टर से दिखा ले, वो बता देंगे। यदि कुछ भी सूजन वगैरह हो रहा है, कुछ भी स्वेलिंग्स है, या फिर मेडिकल से 10 या 15 दिन पहले आप विशेष ध्यान रखें किसी प्रकार का कोल्ड वगैरह, जुकाम वगैरह ना हो जाए, क्योंकि वो आपको जर्नली कोल्ड होता है और उनको कुछ और लग जाता है तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों जो सब लास्ट में देखते हैं वो पॉइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलते हैं उसको, जो अपना वेट है, ओवर वेट और अंडर वेट, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बिल्कुल भी किसी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करते। अजमेर सेंटर पर तो इवन 1 से 2 किलो तक का भी ओवर वेट दिया गया था। मेरे कई दोस्त हैं उनको पहले से जानकारी नहीं थी। मैं एक जो स्टैंडर्ड जो चार्ट है आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, जो सेंटीमीटर में हाइट के हिसाब से, और उस पर कितना वेट होना चाहिए, कितना एज ग्रुप में कितना वेट होना चाहिए, उस हिसाब से अपने आप को बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। क्योंकि किसी प्रकार से यदि आपके अंडर वेट है तो अभी आप अपना डाइट बढ़ाएं, ओवर वेट है तो उस प्रकार से रनिंग वनिंग करके, डाइट कम करके, फैटी चीज़ कम खा के अपने आप को मेनटेन रखें, क्योंकि वो अंडर वेट और ओवर वेट में किसी प्रकार से कोई भी राहत नहीं देते हैं। और हाँ दोस्तों, जो हाइट है, जो हाइट का मेजरमेंट जो होता है वो आपकी हाइट वहाँ पर नहीं नापते हैं, क्योंकि जो फिजिकल में आपकी हाइट नापी गई थी वो ही हाइट आपकी उस स्टैंडर्ड चार्ट के अनुसार और एज ग्रुप के अनुसार आपकी हाइट को वो नाम मानते हैं। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है अपने सारे एक्सपीरियंस को इसमें कवर अप करने की, लेकिन इसके बाद भी यदि कुछ मिसिंग हो जाता है या फिर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं या मेरी इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यदि दोस्तों आप ये समझना चाहते हो कि यदि पॉइंट बन जाता है तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या संभावना होती है पॉइंट टूटने की, या फिर किस प्रकार का क्या प्रोसीडिंग्स होती है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं होप करता हूँ कि आप अच्छे से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा करें। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।